एक क्वेश्चन लिखो, लेट G be a nilpotent group, then every subgroup of G and every homomorphic image of G are nilpotent. एक क्वेश्चन है, let G be a nilpotent group, let G be a nilpotent group, then every subgroup of G and every homomorphic image of G, every subgroup of G and every homomorphic image of G are nilpotent. तो यदि G nilpotent है तो उसका सबग्रुप भी nilpotent होता है और उसका होमोमॉर्फिक इमेज भी nilpotent होता है। तो सबसे पहले तो nilpotent ग्रुप का डेफिनेशन क्या है, ये आप बता दीजिए। बताइए, nilpotent ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है? किस टाइप के ग्रुप को हम Zn G इक्वल टू G, तभी G क्या कहलाएगा? nilpotent कहलाएगा ना। तो a group G is said to be nilpotent group. A group G is said to be nilpotent group if Zn G is equal to G. Zn G मतलब nth सेंटर ऑफ G, यह इक्वल होना चाहिए G के फॉर सम इंटीजर n। यदि Zn G और G इक्वल हो जाए तो G कहलाएगा nilpotent ग्रुप। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको G को nilpotent ग्रुप मान के चलना है और ये प्रूव करना है कि G का सबग्रुप भी nilpotent होता है। एवरी सबग्रुप ऑफ G इज nilpotent। फिर उसके बाद में हमें एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G को भी हमें nilpotent बताना है। सबसे पहले हम बताएंगे कि G का सबग्रुप भी nilpotent है यदि G nilpotent है तो, है ना। G अगर nilpotent है तो G का सबग्रुप भी nilpotent होता है, ये हम साबित करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ। चलिए, हमने मान लिया लेट G be a nilpotent ग्रुप, G be a nilpotent ग्रुप। हमने मान लिया G एक nilpotent ग्रुप है, ठीक है। एंड लेट, और ये भी मान लिया कि H be एनी सबग्रुप ऑफ G। तो G एक nilpotent ग्रुप है और H जो है G का कोई भी एक सब ग्रुप है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एवरी सब ग्रुप ऑफ G इज nilpotent, मतलब H को nilpotent बताना है। H है सब ग्रुप ऑफ G और G है nilpotent ग्रुप, तो H भी क्या होना चाहिए? nilpotent होना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं, देन वी हैव टू शो दैट हमें दर्शाना है कि H इज also a nilpotent group, है ना। हमें दर्शाना है कि H भी एक nilpotent ग्रुप है, ये हमें साबित करना है। तो H को nilpotent ग्रुप कैसे साबित करेंगे बताइए। जैसे आपने भी कहा था कि G nilpotent होता है जब Zn G इक्वल टू G आता है। H को nilpotent बताना है, कैसे बताएंगे इसको देख के बताओ। H को मुझे nilpotent बता, बिल्कुल सही, Zn H इक्वल टू क्या आना चाहिए? H आना चाहिए। ऐसा अगर आ जाए तो H क्या कहलाएगा? nilpotent ग्रुप कहलाएगा। ओके, है ना। तो ठीक है, अच्छी बात है ना। तो हमने कहा है H जो है वह सब ग्रुप है किसका? G का। H जो है G का सब ग्रुप है। ओके, अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ लेट, मैं एक क्लेम कर रहा हूँ, उसका प्रूफ मैं दूंगा। सबसे पहले मैंने एक क्लेम किया है यहाँ पर कि H इंटरसेक्शन Z ऑफ G, ये फर्स्ट सेंटर ऑफ G है, Z ऑफ G, यह सबसेट होता है Z ऑफ H का। ये जो मैंने क्लेम किया इसका मैं वेरिफिकेशन भी दूंगा, ये कैसे आया। तो चलिए, मैंने जो क्लेम किया इसका मैं वेरिफिकेशन दे रहा हूँ, ये आया कैसे, है ना। तो मैं कह रहा हूँ H इंटरसेक्शन
जेड जी मतलब फर्स्ट सेंटर ऑफ जी, यह सबसेट होता है जेड ऑफ एच के। तो हम यहाँ से एक एलिमेंट लेके चलेंगे, यहाँ ले जाएंगे। तो हमने मान लिया एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, और यह बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन जेड ऑफ जी में। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट लिया यहाँ से, एक्स बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन जेड ऑफ जी में। तो एक्स बिलोंग करेगा एच में एंड एक्स बिलोंग करेगा जेड ऑफ जी में। ठीक है, हमने एक एलिमेंट लिया है एक्स, तो वह एक्स एच का भी एलिमेंट होगा और जेड ऑफ जी का भी एलिमेंट होगा। जब यह जेड ऑफ जी का एलिमेंट है तो यह जो एक्स है जी के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करेगा कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल वाई बिलोंग टू जेड ऑफ जी। क्यों? क्योंकि एक्स जो है सेंटर ऑफ जी में बिलोंग करता है, और सेंटर ऑफ जी फॉर ऑल वाई बिलोंग टू जी, सॉरी फॉर ऑल वाई बिलोंग टू जी लिखो, फॉर ऑल वाई जी के सभी एलिमेंट के साथ, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू जी के सारे एलिमेंट के साथ एक्स जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रखेगा, मतलब क्रमविन्यास नियम का पालन करेगा। ठीक है, तो एक बार फिर समझाता हूँ। मैंने यहाँ से एक एलिमेंट ले लिया है जिसका नाम मैंने एक्स रखा है, तो एक्स बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन जेड ऑफ जी में। इसका मतलब है एक्स बिलोंग टू एच आएगा और एक्स बिलोंग टू जेड ऑफ जी आएगा। चूंकि एक्स जेड ऑफ जी का एलिमेंट है, मतलब सेंटर का एलिमेंट है, तो जी के सारे एलिमेंट के साथ वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने कहा है एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होगा फॉर ऑल वाई बिलोंग टू जी के लिए। ये लाइन समझ में आया आपको? कि कौन सा लॉ है, बताओ कौन सा नियम है? एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, कम्यूटेटिव लॉ। कौन सेटिस्फाई कर रहा है? एक्स किसके साथ? वाई के साथ। वाई किसका एलिमेंट है? जी का। तो जी के सारे एलिमेंट के साथ ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक्स सेंटर ऑफ जी का एलिमेंट है। एक किसका एलिमेंट है? सेंटर ऑफ जी का। और सेंटर के जो एलिमेंट होते हैं वह कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है ना, क्रमविन्यास नियम है, इसको सेटिस्फाई करेगा एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? देखो, तो यहाँ पे आप देखिए y बिलोंग करता है जी में, और आप देख रहे हो y किसका एलिमेंट है? जी का एलिमेंट है, लिखा हुआ है देखो। और क्या लिखा है? फॉर ऑल y बिलोंग टू जी, और जी का सब ग्रुप है h। आपने लिखा है एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी, और यहाँ लिखा है फॉर ऑल y बिलोंग टू जी। y जो है वह जी का एलिमेंट है, वही सारे सारे y बिलोंग टू जी के लिए। तो फॉर ऑल वाई बिलोंग टू एच भी होगा, क्योंकि जी के अंदर ही एच है, और यहाँ फॉर ऑल लिखा हुआ है, सभी के लिए लागू है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल वाई बिलोंग टू एच। ऐसा हमने इसे लिखा क्योंकि एच जो है यह सब ग्रुप है किसका? जी का। तो अगर जी के सारे एलिमेंट के लिए रिजल्ट लागू होता है तो एच के सारे एलिमेंट के लिए भी रिजल्ट लागू होगा, क्योंकि एच तो जी के अंदर है। हमने कहा ये जो रिजल्ट है, ये जो प्रॉपर्टी है, वह जी के सभी एलिमेंट के लिए लागू होगा, है ना। तो यही प्रॉपर्टी जो है एच के सभी एलिमेंट के लिए भी लागू होगा, क्योंकि एच जो है जी का सब ग्रुप है। समझ में आया लाइन? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है ना। जी के सारे एलिमेंट के लिए जो लागू हो रहा है वो एच के भी सारे एलिमेंट के लिए लागू होगा, क्योंकि एच, हाँ 2-3 बार हो गया रिपीट करते, एक बार और रिपीट कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो प्रॉपर्टी है, हाँ आप रोटेट कीजिए अपना मोबाइल को। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि एक्स सेंटर ऑफ जी का एलिमेंट है, इसी कारण एक्स जो है वह जी के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स आगा फॉर ऑल वाई बिलोंग टू जी के लिए। ये लाइन इसलिए आया क्योंकि एक्स सेंटर का एलिमेंट है, इसी कारण सेंटर के जो एलिमेंट होते हैं वह जी के सभी अवयवों के साथ क्रम नियम का पालन करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी। चूंकि ये प्रॉपर्टी जी के सारे एलिमेंट के साथ लागू हो रहा है, इसी कारण ये प्रॉपर्टी एच के भी सभी एलिमेंट के साथ लागू होगा, क्योंकि एच जो है जी का सब ग्रुप है, एच जो है जी का सबसेट है ना। एच जो है सब ग्रुप है जी का, तो जो प्रॉपर्टी जी के सारे एलिमेंट के लिए लागू हो रहा है वही प्रॉपर्टी एच के भी सारे एलिमेंट के लागू होगा, क्योंकि एच जो है किसका सब ग्रुप है? जी का। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गया, है ना। बताओ एच बड़ा है कि जी बड़ा है? बड़ा कौन है बताओ दोनों में?
एच और जी में कौन बड़ा है? जी बड़ा है ना। तो जी के सारे एलिमेंट के लिए जो लागू हो रहा है वो एच के सारे एलिमेंट के भी लागू होगा, क्योंकि एच तो जी के अंदर है ना, एच तो जी के अंदर है। इसके सारे एलिमेंट के लिए जो लागू हो रहा है जो प्रॉपर्टी, वो तो इसके लिए भी लागू होगा, क्योंकि ये तो एच जी के अंदर है, एच जी के अंदर है ना। अब बताओ, यहाँ पर एक्स वाई इजिकल टू वाई एक्स आ रहा है फॉर ऑल वाई बिलोंग टू एच। इसका मतलब यहाँ जो एक्स है वो एच के सेंटर में चला जाएगा, है ना। क्यों एक्स? क्योंकि ये कौन सा प्रॉपर्टी है? कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्रमनिर्णय नियम है। और इस प्रॉपर्टी को रखा है एच के सारे एलिमेंट, एच के सारे एलिमेंट के साथ एक्स जो है वह कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स पहुंच जाएगा सेंटर ऑफ एच में। अब यहाँ पर देखिए, एक्स कहाँ बिलोंग करता था पहले? एक्स कहाँ था पहले? एच। और अभी एक्स कहाँ पहुंच गया? तो ये इसका सबसेट आ गया, इसके एलिमेंट यहाँ पहुँच गए, मतलब ये इसका सबसेट हो गया, ये वाला इसका सबसेट हो गया, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं 10 एच इंटरसेक्शन जेड ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ जेड ऑफ एच। ऐसा हमने इसे लिखा क्योंकि यहाँ से हमने एक एलिमेंट लिया था एक्स, वो यहाँ पहुँच गया, तो ये जो है इसका सबसेट हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जेड ऑफ जी को जेड वन जी बोलते हैं, फर्स्ट सेंटर जेड वन जी, ये सबसेट आ गया जेड वन एच का, है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन अगर हम इंडक्शन लगाएं तो एच इंटरसेक्शन जेड एन जी यह सबसेट हो जाएगा जेड एन एच का। मैं जैसे 1 आया, बाद में 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे एन तक हम पहुंच गए, ठीक है। तो एच इंटरसेक्शन जेड वन जी यह सबसेट आया जेड वन एच का। फिर अगर हम करें तो एच इंटरसेक्शन जेड टू जी सबसेट आएगा जेड टू एच का। फिर एच इंटरसेक्शन जेड थ्री जी सबसेट आएगा जेड थ्री एच का। ऐसे करते करते एच इंटरसेक्शन जेड एन जी सबसेट होगा जेड एन एच का। अब मुझे बताओ जेड एन जी क्या था, बोलो। जेड एन जी आपने क्या बोला? नहीं, जेड एन जी को हमने क्या बोला है? ये देखिए, हमने जेड एन जी को क्या बोला है बताओ। देखो, जेड एन जी को क्या बोला है, बोलो ना। जेड एन जी को क्या बोला है? जेड एन जी बराबर क्या बोला है? जेड एन जी बराबर जी बोला है। जेड एन जी बराबर जी क्यों बोला है? क्योंकि जी नीलपोटेंट है, जी नीलपोटेंट है, इसी कारण जेड एन जी बराबर जी बोला है हमने। यहाँ देखो ना, हमने सपोज किया है जी भी नीलपोटेंट ग्रुप, जी क्या है? नीलपोटेंट ग्रुप है। जी जब नीलपोटेंट ग्रुप है तो जेड एन जी को क्या लिख सकते हैं, बोलो। जेड एन जी को जी लिख सकते हैं, क्योंकि जी नीलपोटेंट ग्रुप है। रीजन दीजिए, सिंस जी इज नीलपोटेंट, जी नीलपोटेंट है, और जी नीलपोटेंट है इसीलिए जेड एन जी यह जी के इक्वल होगा, जेड एन जी जी के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि जी नीलपोटेंट है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? देखो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो डाउट, है ना। तो जी नीलपोटेंट इसे कहा जेड एन जी जी के इक्वल होगा। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एच जो है यह सबसेट है जी का, इसी कारण अगर एच और जी का इंटरसेक्शन करें तो एच आएगा। आपको डायग्राम समझाता हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये देखिए, थोड़ा सा डायग्राम बना के समझ लिया करो। ये जी है और जी के अंदर एच है, ये है ना। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? जी के अंदर एच है और एच और जी का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, सोचो थोड़ा। एच ही कॉमन आएगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया। तो जी और एच का इंटरसेक्शन करेंगे तो पूरा एच आ जाएगा, तो ये हमारा एच हो जाएगा। एच जो सबसेट ऑफ जेड एन एच हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 दे दी। बट किंतु जो सेंटर होता है, जैसे जेड एन एच, ये एच का सेंटर है, एन एच सेंटर, ये तो एच के अंदर होगा, है ना। जो सेंटर है तो जेड एन एच क्या है? सेंटर है, किसका? एच का। कौन सा सेंटर है? एन एच सेंटर है, वो एच के अंदर होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो क्या है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए क्या होगा, बोलो। फ्रॉम 1 एंड 2, तो हम बोल सकते हैं जेड एन एच और एच इक्वल हो जाएगा, है ना। अब जेड एन एच एच इक्वल हो गया तो एच क्या कहलाएगा, बोलो। चलो,
तो हैंस एच इज नीलपोटेंट ग्रुप, एच इज नीलपोटेंट। चलिए, तो हमने एच को नीलपोटेंट साबित कर दिया। तो हमने ये साबित किया कि जी का कोई भी सब ग्रुप हो वह नीलपोटेंट होता है। हमने यहाँ एच को माना था एनी सब ग्रुप ऑफ जी, और वह सब ग्रुप क्या आ गया, नीलपोटेंट आ गया। मतलब हमने ये साबित कर दिया कि एवरी सब ग्रुप ऑफ नीलपोटेंट ग्रुप इज नीलपोटेंट। ठीक है, लिख सकते हो क्लियरली every subgroup of nilpotent group is nilpotent। नीलपोटेंट ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप नीलपोटेंट होता है। अब हम प्रूव करने वाले हैं एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ नीलपोटेंट ग्रुप इज नीलपोटेंट। अब मैंने हेडिंग डाला है टू प्रूव दैट every homomorphic image of nilpotent group is also nilpotent। मतलब हम कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज लेंगे नीलपोटेंट ग्रुप का, वह भी नीलपोटेंट ही होगा। ये हमें साबित करना है। तो अब मान लेते हैं लेट जी बी आ नीलपोटेंट ग्रुप। जी जो है नीलपोटेंट ग्रुप है, नीलपोटेंट ग्रुप है। इसका मतलब है कि जेड एन जी इक्वल टू क्या आएगा बताओ। जी अगर नीलपोटेंट ग्रुप है तो जेड एन जी इक्वल टू जी आ जाएगा, है ना। जेड एन जी इक्वल टू जी आएगा फॉर सम इंटीजर एन, है ना। एन की वैल्यू कुछ इंटीजर हो सकता है, पूर्णांक संख्या होगी। अब मैं इसका एक होमोमॉर्फिक इमेज बनाऊंगा जी का। तो मैंने मान लिया लेट फाइव जी से एच में एक होमोमॉर्फिज्म है, फाइव बी अ होमोमॉर्फिज्म। लेट फाइव बी अ होमोमॉर्फिज्म लेट फाइव बी अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू एच। तो बताओ अगर हम फाइव को होमोमॉर्फिज्म कहते हैं जी से एच में, तो एच क्या कहलाएगा, बोलो एच क्या कहलाएगा। अगर हम इस फाइव को होमोमॉर्फिज्म कह रहे हैं जी से एच में, तो एच कहलाएगा होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। देन एच इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। ठीक है, तो एच क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ नीलपोटेंट ग्रुप इज नीलपोटेंट। मतलब जी का प्रत्येक होमोमॉर्फिक इमेज नीलपोटेंट होना चाहिए। यहाँ एच है होमोमॉर्फिक इमेज। बताओ किसको नीलपोटेंट प्रूफ करना है, बताइए हमें किसको नीलपोटेंट प्रूफ करना है, जी को कि एच को। यहाँ होमोमॉर्फिक इमेज कौन है बताओ, एच है। तो हमें किसको नीलपोटेंट प्रूफ करना है बताओ, एच को नीलपोटेंट हमें प्रूफ करना है ना। तो हम बोल सकते हैं we have to show that H is also nilpotent, है ना। we have to show that, हमें दर्शाना है कि H is also nilpotent। H को हमें nilpotent दर्शाना है क्योंकि H हमारा होमोमॉर्फिक इमेज है। H जो है होमोमॉर्फिक इमेज है, तो हमें H को nilpotent बताना है। बताओ H को nilpotent कैसे बताएंगे, क्या तरीका है nilpotent बताने का, बताइए आप लोग बताइए। यस, जेड एन एच इक्वल टू क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। यदि ऐसा आ जाए तो एच क्या कहलाएगा, नीलपोटेंट कहलाएगा, है ना। चलिए, तो हमने मान लिया लेट एक्स बिलोंग करता है जेड वन जी में, फर्स्ट सेंटर ऑफ जी, है ना। एच बिलोंग करता है जेड वन जी में। देन बता, इसका मतलब है एक्स जो है जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। हमने एक्स बिलोंग टू जेड वन जी लिया है, तो एक्स जो है यह जी के सभी अवयवों के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। मतलब एक्स सेटिस्फाई करेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, है ना, विद द ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी। मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होगा फॉर ऑल वाई बिलोंग टू जी के लिए। लाइन समझ में आता है आप लोगों को। ए एक्स सेंटर का एलिमेंट है
और सेंटर के एलिमेंट हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स वाई इंटू वाई एक्स का इन्वर्स आ जाएगा इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, एक्स वाई इसको इधर ले आया, एक्स वाई इक्वल इंटू वाई एक्स का इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल वाई बिलोंग टू जी। ये लाइन समझ में आता है कि देखो, इसको इधर ले आया लेफ्ट साइड तो होल इन्वर्स हो जाएगा, है ना। चलिए ये आ जाएगा एक्स वाई, इसको आप लिखोगे एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स, वाई एक्स का होल इन्वर्स लिखोगे एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी है फॉर ऑल वाई बिलोंग टू जी। अब इसमें हम फाई ऑपरेट कर रहे हैं पूरे में, तो फाई ऑफ एक्स वाई एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा फाई ऑफ ई, और फॉर ऑल फाई ऑफ वाई बिलोंग टू फाई ऑफ जी। तो हमने फाई ऑपरेट कर दिया पूरे में, क्या ऑपरेट किया फाई। ये आपको लाइन समझ में आया था, इसके बाद में ये लाइन, इसके बाद में ये लाइन समझ में आया था, इसको लेफ्ट से ले होल इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ से समझ में आया था। आइडेंटिटी मतलब यूनिट एलिमेंट वन है ना, ठीक है। इसके बाद में ये लाइन समझ में आया, इसके बाद में ये लाइन एक्स डॉट वाई का होल एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स होगा, ओके। चलिए अब वो सर ने फाई ऑपरेट कर दिया, ये आ जाएगा फाई ऑफ एक्स डॉट फाई ऑफ वाई डॉट फाई ऑफ एक्स इनवर्स डॉट फाई ऑफ वाई इनवर्स। अब फाई ऑफ ई का वैल्यू ई ही होता है, फाई ऑफ ई का वैल्यू ई होता है फॉर ऑल फाई ऑफ वाई बिलोंग टू फाई ऑफ जी हमारा एच हो जाएगा, फाई ऑफ जी जो है वो क्या होगा एच होगा। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखिए आपने जो मैपिंग लिया है फाई कहाँ से कहाँ मैपिंग होता, तो मैं ये बता रहा था आपको कि हमने फाई ऑपरेट कर दिया और फाई ऑफ जी जो है एच कैसे हुआ, देखो फाई ऑफ जी एच ऐसे हुआ। आप देखिए कि फाई जो है मैपिंग है जी से एच में, फाई है मैपिंग फ्रॉम जी टू एच, तो ये हमारा जी है और ये हमारा एच है, ये एच है हमारा ये, और यहाँ से यहाँ जो मैपिंग है फाई है, यहाँ से मैपिंग क्या है फाई है। जब फाई ऑपरेट करेंगे पूरे जी में तो आंसर क्या मिलेगा बताओ, अगर हम फाई ऑपरेट करते हैं जी में तो आंसर क्या मिलेगा एच मिलेगा। इसी कारण हमने कहा है फाई ऑफ जी, फाई ऑफ जी को हमने एच कहा है, फाई ऑफ जी को क्या कहा एच कहा है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, तो आ जाएगा फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई इंटू, इसको आप लिखोगे फाई ऑफ एक्स का होल इनवर्स, फाई ऑफ एक्स इनवर्स जो होता है फाई ऑफ एक्स का होल इनवर्स, ये हो जाएगा फाई ऑफ वाई का होल इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी है फॉर ऑल फाई ऑफ वाई बिलोंग टू एच के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। फाई ऑफ एक्स इनवर्स को फाई ऑफ एक्स का होल इनवर्स लिखोगे, अब फाई ऑफ वाई इनवर्स को फाई ऑफ वाई का होल इनवर्स आप लिखोगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, हम आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा फाई ऑफ एक्स डॉट फाई ऑफ वाई डॉट, इसको आप लिख दोगे फाई ऑफ वाई डॉट फाई ऑफ एक्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ई। ये आपको समझ में आया, यहाँ से देखो इसी को ओपन करेंगे तो ऊपर वाला आएगा, फाई ऑफ वाई डॉट फाई ऑफ एक्स का होल इनवर्स करेंगे तो फाई ऑफ एक्स का इनवर्स डॉट फाई ऑफ वाई का इनवर्स आ जाएगा। देखिए आ गया समझ में, इसको इसको होल इनवर्स को ओपन करेंगे तो ऊपर वाला आएगा, है ना। तो फाई ऑफ एक्स डॉट फाई ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा फाई ऑफ वाई डॉट फाई ऑफ एक्स। अब मैं इसको राइट साइड भेज दिया, ये होल इनवर्स है ना, इसको राइट साइड भेज दिया तो इधर आ जाएगा ई, साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा सेम, है ना। ई मतलब यूनिट एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट है ई, तो इसको हम राइट साइड भेज दें तो आ जाएगा। ये बताइए कौन सा लॉ है, कौन सा नियम है, बोलो। कम्यूटेटिव लॉ को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को कौन सेटिस्फाई कर रहा है बताओ, फाई ऑफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है ना, फाई ऑफ एक्स कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है फाई ऑफ वाई के साथ, फाई ऑफ वाई एच का एलिमेंट है और फाई ऑफ एक्स कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो फाई ऑफ एक्स है यह कहाँ बिलोंग करेगा, सेंटर ऑफ एच में, कहाँ बिलोंग करेगा एच के सेंटर में। क्यों एच के सेंटर में बिलोंग करेगा, क्योंकि फाई ऑफ एक्स यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, क्रम नियम का पालन कर रहा है, कौन
फाई ऑफ एक्स, किसके साथ, फाई ऑफ वाई के साथ। और फाई ऑफ वाई किसका एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है। तो फाई ऑफ वाई एच का एलिमेंट है, तो फाई ऑफ एक्स जो है वो सेंटर ऑफ एच का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए फाई ऑफ एक्स या बिलोंग करेगा जेड ऑफ एच को ही जेड वन एच कहते हैं, फर्स्ट सेंटर ऑफ एच, है ना। जेड ऑफ एच को ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेंटर ऑफ एच कहते हैं, जेड वन एच हम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स कहाँ बिलोंग करता है। अब शुरुआत हमने क्या किया था, ये देखिए एक्स किसका एलिमेंट था, देखो शुरुआत जब हमने किया है एक्स जेड वन जी का, एक्स जेड वन जी का एलिमेंट है। और फाई ऑफ एक्स कहाँ बिलोंग करता है, फाई वन एच में। तो एस की जगह हम अगर जेड वन जी रखते हैं, एस की जगह क्या रखते हैं, जेड वन जी। ये देखो एक्स कहाँ बिलोंग करता है, बोलो एक्स कहाँ बिलोंग करता है, जेड वन जी में ना। यहाँ एस की जगह हम जेड वन जी रखते हैं, तो फाई ऑफ जेड वन जी यह सबसेट हो जाएगा जेड वन एच का। ये जो एक्स है जेड वन जी का एलिमेंट है, ये जो एक्स है जेड वन जी का एलिमेंट है। तो फाई ऑफ जेड वन जी यह सबसेट हो गया किसका, जेड वन एच का। बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन तो फाई ऑफ जेड एन जी किसका सबसेट होगा बताओ। ये लाइन समझ में आया यहाँ से, यहाँ एक्स जेड वन जी का एलिमेंट है ना, एक्स किसका एलिमेंट है, जेड वन जी का। तो हमने एक्स की जगह जेड वन जी रखा, तो ये सबसेट होगा जेड वन एच का। अब इंडक्शन लगाएंगे तो फाई ऑफ जेड एन जी ये सबसेट आएगा जेड एन एच का, है ना। यहाँ वन है तो वन है, टू यहाँ जेड टू जी आएगा तो यहाँ जेड टू एच आ जाएगा, यहाँ जेड थ्री जी आएगा तो यहाँ जेड थ्री एच आ जाएगा, तो जेड एन जी रहेगा तो यहाँ जेड एन एच आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक, देखो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फाई ऑफ जेड एन जी को हमने जी कहा है, जेड एन जी को क्या कहा है, जी कहा है। यहाँ थोड़ा पहले हमने जी को नीलपोटेंट कहा था, और जी नीलपोटेंट है तो जेड एन जी इज इक्वल टू जी है ना। जी नीलपोटेंट है, इसी कारण जेड एन जी इज इक्वल टू क्या है, जी है। तो जेड एन जी को हमने जी लिखा है। अब बताओ फाई ऑफ जी को आप क्या बोलोगे, थोड़ा पहले बताया था मैंने, फाई ऑफ जी को आप क्या बोलोगे, बोलो। नहीं, फाई ऑफ जी को बताओ, फाई ऑफ जी को एच बोलेंगे, है ना। फाई ऑफ जी हमारा एच होगा। चलिए तो बताओ एच सबसेट आ गया जेड एन एच का, एच इज अ सबसेट ऑफ जेड एन एच हमें मिला है, एच इज अ सबसेट ऑफ जेड एन एच। बट किंतु जेड एन एच जो है यह सबसेट होगा एच का, क्योंकि जेड एन एच तो सेंटर है एच का, और सेंटर हमेशा एच के अंदर होगा। इन दोनों को मिला दो, क्या आएगा बताओ। तो एच क्या कहलाएगा, यस, हैंस एक्स इज नीलपोटेंट। तो हमने ये बताया कि नीलपोटेंट ग्रुप का होमोमॉर्फिक इमेज भी नीलपोटेंट होता है। तो आप लिख सकते हो क्लियरली एवरी एवरी होमोमॉर्फिक इमेज every homomorphic image of nilpotent group is also nilpotent. Every homomorphic image of nilpotent group is also nilpotent. ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने पहले बताया था एवरी सब ग्रुप ऑफ नीलपोटेंट ग्रुप इज नीलपोटेंट, और अभी हमने बताया एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ नीलपोटेंट ग्रुप इज नीलपोटेंट। अब हम नया क्वेश्चन करते हैं। लिखो एक क्वेश्चन, सो दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर p to the power n is nilpotent. So that a group of order p to the power n is nilpotent. A group of order p to the power n is nilpotent. क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप फाइनाइट p ग्रुप इज nilpotent. ऐसा ही पूछ तो क्वेश्चन कर सकता है, प्रूव दैट एवरी finite p group is nilpotent. दोनों क्वेश्चन सेम है,
जिसका ऑर्डर, जिस ग्रुप का ऑर्डर p टू द पावर n होता है, यहाँ p प्राइम नंबर है, जिस भी ग्रुप का ऑर्डर p टू द पावर n होता है उसको हम फाइनाइट p ग्रुप बोलते हैं, फाइनाइट p ग्रुप बोलते हैं ना। तो जिसका भी ऑर्डर p की पावर n, ऑर्डर मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर g में 5 एलिमेंट है तो g का ऑर्डर 5 होगा, g में अगर 4 एलिमेंट है तो g का ऑर्डर 4 होगा। ये बोलता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n, यहाँ p प्राइम नंबर है ना, तो p टू द पावर n ऑर्डर वाला जो ग्रुप होता है वह निलपोटेंट होता है, बोलता है p टू द पावर n ऑर्डर वाला ग्रुप जो है वो क्या होता है, निलपोटेंट ग्रुप होता है। चलिए तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के पहले ये बताइए आपको किसका डेफिनेशन देना होगा यहाँ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ देना होगा निलपोटेंट ग्रुप का, निलपोटेंट ग्रुप का डेफिनेशन आपको देना होगा। निलपोटेंट ग्रुप का डेफिनेशन ऐसे लिखोगे, अ ग्रुप G is said to be nilpotent if a group G is said to be nilpotent if Zn G is equal to G। अगर Zn G G हो जाए तो G nilpotent कहलाएगा for some integer n, for some integer n के लिए। यदि ऐसा हो जाता है तो G कहलाएगा nilpotent ग्रुप। ओके, तो हम इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में हम G को एक ग्रुप लेंगे जिसका ऑर्डर p टू द पावर n हम लेके चलेंगे, है ना। G एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर p की पावर n है। तो हम इस क्वेश्चन का प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। हमने मान लिया लेट G बी अ ग्रुप, G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n। G एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर p की पावर n है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ दैट इज ऑर्डर ऑफ G। ऑर्डर ऑफ G को ऐसे मॉड ऑफ G से डिनोट करते हैं। इसका जो ऑर्डर है वो p टू द पावर n है, मॉड ऑफ G इक्वल टू p की पावर n, ठीक है। तो G का जो ऑर्डर है p की पावर n है, मतलब G के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स p टू द पावर n है, अवयवों की संख्या p टू द पावर n है। एंड लेट, और हम मान लेते हैं Z1G बी द फर्स्ट सेंटर Z1G भी द फर्स्ट सेंटर ऑफ G। G का जो फर्स्ट सेंटर है उसको हमने Z1G नाम दिया है। ओके, तो ग्रुप G का फर्स्ट सेंटर है Z1G। बता Z1G G के अंदर होगा कि G से बड़ा होगा? सेंटर है, Z1G सेंटर है G का। तो अगर हम डायग्राम बनाएं तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? बता, ये G है और ये इसका सेंटर है, कौन किसका सब ग्रुप होगा? Z1G सब ग्रुप होगा G का, है ना। Z1G सब ग्रुप होगा G का। तो आप लिख सकते हो देन Z1G इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो Z1G G का सब ग्रुप है क्योंकि Z1G को आपने सेंटर कहा है और सेंटर G के अंदर होगा, तो Z1G G का क्या है? सब ग्रुप है। अब यहाँ पे G का ऑर्डर p की पावर n है, तो Z1G का ऑर्डर भी इसी फॉर्म में आएगा, p के पावर में ही आएगा, लेकिन थोड़ा पावर कम होगा क्योंकि G बड़ा है और Z1G छोटा है। चूंकि G का ऑर्डर p की पावर में है तो Z1G का ऑर्डर भी p की पावर में ही होगा। सो लेट, हमने माना ऑर्डर ऑफ Z1G, ऑर्डर Z1G भी p के पावर में ही लेना पड़ेगा। क्यों p की पावर में लेना पड़ेगा? क्योंकि G का ऑर्डर भी p के पावर में है, तो p की पावर k1 ले लेते हैं। वेयर जहाँ पर k1 का जो वैल्यू है, बताओ k1 की वैल्यू n से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बोलो। बिल्कुल, k1 की वैल्यू छोटा होगा या बराबर होगा n के, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये G का ऑर्डर है p की पावर n और ये Z1G का ऑर्डर है p की पावर k1 और ये सब ग्रुप है G का, तो इसका ऑर्डर ज़्यादा होगा G का, इसका कम होगा, है ना। तो यहाँ पर n और k1 में क्या रिलेशन होगा? k1 छोटा होगा किससे? n से। चूंकि G का ऑर्डर p के पावर में है, इसी कारण उसके सब ग्रुप का ऑर्डर भी p के पावर में ही होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? देखो, यहाँ तक किसी को डाउट आया? है ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब निकालें ऑर्डर ऑफ G अपान Z1G। अब मैं निकाल रहा हूँ ऑर्डर ऑफ G अपान Z1G। क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ G अपान ऑर्डर ऑफ Z1G, ऑर्डर ऑफ G अपान ऑर्डर ऑफ Z1G।
मैं निकाल रहा हूँ ऑर्डर ऑफ जी अपान जेड वन जी, तो ऑर्डर ऑफ जी अपान ऑर्डर ऑफ जेड वन जी। अब ऑर्डर ऑफ जी क्या है बताइए, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, ऊपर देखो ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी टू द पावर एन है, अपान ऑर्डर ऑफ जेड वन जी क्या है, पी टू द पावर के वन है, ओके है ना, पी टू द पावर के वन है। तो ये बताइए ऑर्डर ऑफ जी अपान जेड वन जी, जी अपान जेड वन जी का जो ऑर्डर है ये इक्वल आ जाएगा पी टू द पावर एन माइनस के वन। देखो ये समझ में आ गया क्या, देखो कोशिश करो, पी टू द पावर एन माइनस के वन आएगा, आ गया। एन माइनस के वन को नया नाम हम आर देते हैं, तो जी अपान जेड वन जी का जो ऑर्डर है ये है पी टू द पावर आर, ठीक है, पी टू द पावर क्या आर, और आर क्या है बताओ, बोलो आर हमने किसको कहा है, एन माइनस के वन, ये एन से छोटा ही होगा, एन माइनस के वन जो है एन से छोटा होगा, हाँ या ना, होगा। चलिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला पूछता हूँ, बताता हूँ, पहले ध्यान से देखिएगा फार्मूला। एक फार्मूला मेरे पास है, अगर मैं सेंटर निकालूँ जी अपान जेड वन जी का, तो ये इक्वल होता है जेड टू जी अपान जेड वन जी। एक बार फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, ये फार्मूला बताया था, कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चे भूल गए होंगे, फिर से याद कर लीजिए। अगर मैं सेंटर निकालता हूँ जी अपान जेड वन जी का, तो वो इक्वल होता है जेड टू जी अपान जेड वन जी के, ठीक है, ओके है ना। अब यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर देखिए बताइए, सिंस है ना, ऑर्डर सिंस ऑर्डर ऑफ जी अपान जेड वन जी, जी अपान जेड वन जी का ऑर्डर पी की पावर आर है। अब इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो इसके अंदर होगा, है ना, एंड और सेंटर ऑफ जी अपान जेड वन जी, ये सबसेट होगा जी अपान जेड वन जी का, है ना, क्योंकि ये सेंटर है ना, ये जेड जी अपान जेड वन जी का सेंटर है, सामने जेड लिखा है मतलब सेंटर है, तो सेंटर इसका सबसेट होगा, तो ये सब ग्रुप हुआ इसका। अब इसका ऑर्डर पी की पावर आर है, तो इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, इसका ऑर्डर भी पी की पावर में होना चाहिए। देखो ये सब ग्रुप है ना, ये सब ग्रुप है इसका, अब इसका ऑर्डर कितना है ऊपर देखो, इसका ऑर्डर कितना बोल रहे हो आप, इसका ऑर्डर पी की पावर है, तो इसका जो ऑर्डर है जो सेंटर आप बोल रहे हो, इसका ऑर्डर भी पी की पावर में होना चाहिए। सो लेट, तो हमने मान लिया ऑर्डर ऑफ जी अपान जेड वन जी, जी अपान जेड वन जी का जो ऑर्डर है ये पी टू द पावर आर वन ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो आर वन और आर में क्या रिलेशन होगा, बता कौन बड़ा होगा, इसका जो नहीं, आर वन और आर में कौन बड़ा होगा, आर वन छोटा होगा और आर बड़ा होगा, है ना, आर वन छोटा होगा आर बड़ा होगा, ठीक है, ये समझ में आया आपको। इसका ऑर्डर पी की पावर आर है, तो इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर को ऐसे लिखेंगे, इसी का सेंटर को ऐसे लिखेंगे, तो इसका जो सेंटर है, यस, हाँ 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 अपने से लिए हैं, एन माइनस के वन को आर नाम दे दिया, एन माइनस के वन को नया नाम आर दे दिया, एन माइनस के वन आया था ना उसी को आर नाम दिया है, ठीक है। तो ये किसका ऑर्डर आया, जी अपान जेड वन जी का ऑर्डर आया, जी अपान जेड वन जी का ऑर्डर पी की पावर आर है, ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। तो इसका जो ऑर्डर है पी की पावर आर है, और ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है इसी का सेंटर है, ये जो है ना इसी का सेंटर है ये, तो इसका ऑर्डर पी की पावर आर है, इसके सेंटर मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, इस पूरे की बात, इसका जो सेंटर है ये है, ये इसके अंदर होगा, है ना, ये हमारा ग्रुप हुआ है पूरा, और उसका सेंटर ये है, ये इसके अंदर हुआ, तो इसका ऑर्डर जब पी की पावर आर है तो इसका भी ऑर्डर पी की पावर में आएगा, क्योंकि सब ग्रुप है ना इसका ऑर्डर पी की पावर आर है, तो इसका भी ऑर्डर पी की पावर में आएगा, तो पी की पावर आर वन मान लिया हमने, है ना, हमने मान लिया इसका ऑर्डर पी की पावर आर वन है, तो आर वन बड़ा होगा कि आर बड़ा होगा, बताओ, आर वन बड़ा होगा कि आर बड़ा होगा, ओके। तो इसका ऑर्डर हमने क्या माना है, पी की पावर आर वन माना है, हम इस फार्मूले का यूज करेंगे अब। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, इस फार्मूले से इसका वैल्यू क्या रख सकते हैं, बोलो, इस फार्मूले से इसका जेड टू जी अपान जेड वन जी रख देंगे, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ जेड टू जी
अपान Z1G इज इक्वल टू P की पावर R1 हो गया। इसका वैल्यू ये रख दिया है ना, ये फार्मूला से इसका वैल्यू ये होता है ना, इसका वैल्यू ये होता है, तो हमने यहाँ पर इसका वैल्यू ये रख दिया। ठीक है, क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ Z2G अपान ऑर्डर ऑफ Z1G इज इक्वल टू P की पावर R1 होगा। देखो ये लाइन समझ में आएगा, देखो होगा, है ना। तो ऑर्डर ऑफ Z2G इज इक्वल टू होगा P की पावर R1 इंटू ऑर्डर ऑफ Z1G। यहाँ से यहाँ एक रिजल्ट है मेरे पास, बताता हूँ। यहाँ से यहाँ के लिए ऑर्डर ऑफ G बाई H है ना, ये इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ G अपान ऑर्डर ऑफ H। ऑर्डर ऑफ G बाई H है तो ऑर्डर ऑफ G अपन ऑर्डर ऑफ H होता है, इतना अपन इतना हो जाएगा। चलिए, तो ये मुझे बताओ, ये लाइन आपको समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, देखो है ना। तो Z2G का जो ऑर्डर है ये इक्वल होगा P की पावर R1 इंटू Z1G का ऑर्डर क्या है, देखो Z1G का ऑर्डर हमने P की पावर K1 लिया था। देखो Z1G का ऑर्डर क्या लिया था, P की पावर K1। Z1G का ऑर्डर जो है P की पावर K1, इसका जो ऑर्डर है P टू द पावर K1। ओके, तो Z2G का जो ऑर्डर है ये आ गया P की पावर R1 प्लस K1। ठीक है, P की पावर क्या है, R1 प्लस K1। अब मुझे बताओ, Z1G का ऑर्डर था P की पावर K1। आप देखिए Z1G का ऑर्डर P की पावर K1 था और Z2G का ऑर्डर P की पावर R1 प्लस K1 है। तो कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ, याद करो, ध्यान से देखो। Z1G का ऑर्डर P की पावर K1 था और Z2G का ऑर्डर P की पावर R1 प्लस K1 है, तो कौन किससे बड़ा हुआ, बताइए। हेयर मैं आपसे कह रहा हूँ कि Z1G का जो ऑर्डर है ये P टू द पावर P की पावर क्या था, K1 था ना, P टू द पावर K1 था। Z1G का ऑर्डर P की पावर K1 है और Z2G का जो ऑर्डर है, Z2G का जो ऑर्डर आया ये आया P टू द पावर R1 प्लस K1। ठीक है, किसका ऑर्डर ज़्यादा नज़र आ रहा है, देखो इस P की, हाँ इसका ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है ना, मतलब Z2G का ऑर्डर ज़्यादा है, इसका मतलब है कि Z1G यह सब ग्रुप होगा Z2G का, मतलब Z2G बड़ा होगा, Z1G छोटा होगा। देखो देखो, जिसका ऑर्डर ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा, जिसका ऑर्डर ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा। समझ में आ गया, है ना। तो इसी वे को हम कंटिन्यू करते हैं। तो Z1G किसका सबसेट आया, Z2G का, है ना। continuing this way we get, इसी हम आगे बढ़ते हैं। तो Z1G से बड़ा आया Z2G से बड़ा क्या आएगा बताओ, Z1G से बड़ा Z2G आया, Z2G से बड़ा क्या आएगा, Z3G आ जाएगा। Z3G से बड़ा कौन आएगा, Z4G आ जाएगा। Z4G से बड़ा कौन आएगा, Z5G आ जाएगा। Z5G से बड़ा कौन होगा, ऐसे बढ़ते रहेगा, बोलो, है ना, ऐसे बढ़ते रहेगा। ZNG आ जाएगा, ZNG से बड़ा, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस चलते रहेगा। लेकिन आपने G को फाइनाइट ग्रुप बोला है, ध्यान दीजिए, बट G इज अ फाइनाइट ग्रुप, G इज अ क्या, फाइनाइट ग्रुप। G फाइनाइट ग्रुप है, इसका मतलब ये है कि पूरा इनफाइनाइट तक नहीं बढ़ेगा, एक स्थिति ऐसे आएगा कि बढ़ते बढ़ते ये G के इक्वल हो जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। देखो इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इस प्रकार से बढ़ते रहा है। तो लास्ट में कैसा आएगा कि हमारा जो ZNG है वो किसके इक्वल हो जाएगा, G के इक्वल होगा। G क्या है बताओ, G क्या है, G क्या है बताओ, फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है। दस, इसका मतलब है दस देयर इज एन इंटीजर, एक इंटीजर n ऐसा आएगा, n देयर इज एन इंटीजर n सच दैट, इस प्रकार से आएगा एक इंटीजर n कि हमारा जो ZNG है, यह ZNG जो है यह G के इक्वल हो जाएगा। ये बढ़ते 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 ऐसा आएगा कि ZNG G के इक्वल हो जाएगा, मतलब ZNG का ऑर्डर G के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑर्डर इससे ज़्यादा, इसका ऑर्डर ज़्यादा है इससे, इसका ऑर्डर इससे ज़्यादा है, मतलब इसका जो ऑर्डर है और G का ऑर्डर इक्वल हो जाएगा।
ये मैं कह रहा हूँ। इसका आर्डर ज़्यादा इससे, इसका आर्डर और ज़्यादा हो जाएगा, इसका आर्डर और ज़्यादा हो जाएगा, इसका आर्डर और ज़्यादा होगा। ऐसे बढ़ते 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 एक इसी से ऐसे आएगा कि इसका जो आर्डर है वो जी के आर्डर के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ जी फाइनाइट ग्रुप है, तो फाइनाइट ग्रुप है इसका मतलब कहीं ना कहीं तो किसी का आर्डर जी के इक्वल आएगा ना, तो जी से ज़्यादा तो हो नहीं सकता आर्डर, क्योंकि जी क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, जी में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, तो उसका जो आर्डर है वो जी के आर्डर के इक्वल आ जाएगा, है ना, क्योंकि जी फाइनाइट ग्रुप है। इसका मतलब ये है दैट इज, इसका मतलब ये है कि जेड एन जी को जी के इक्वल होना पड़ेगा। एक बार और समझाऊँ इसको, देखो चलिए ये बताओ, जी फाइनाइट ग्रुप है तो ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा सकता है क्या? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये जी के अंदर है, ये सब जी के अंदर है, सब जी के अंदर हैं, ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा सकता है क्या? जी फाइनाइट ग्रुप है, जी के में अवयवों की संख्या निश्चित है, तो ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। एक स्थिति ऐसा आएगा कि उसका आर्डर जी के आर्डर के इक्वल हो जाएगा, है ना, एक स्थिति ऐसा आएगा कि उसका आर्डर जी के आर्डर के इक्वल हो सकता है। जी में मान लो बात है, जी में 100 एलिमेंट्स है, इसमें मान लो 10 एलिमेंट आए, इसमें 20 आए, इसमें 30 एलिमेंट आ गए, इसमें 40 आ गए, 50 आ गए, ऐसे बढ़ते 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 100 एलिमेंट वाला जो होगा वो जी के आर्डर के इक्वल हो जाएगा। नहीं समझ में आया लगता है ना। मैं कह रहा हूँ सपोज जी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 है, मान लो जी में 100 अवयव हैं, 100 एलिमेंट्स हैं, इसके पास 10 एलिमेंट है, इसके पास 20 एलिमेंट है, इसके पास 30 एलिमेंट हैं, इसके पास 40 एलिमेंट है, इसके पास 50 एलिमेंट है, उसके बाद आएगा 60 एलिमेंट, 70, 80, 90, फिर 100 के इक्वल भी आएगा ना। तो एक ऐसा आएगा कि लास्ट में जेड 10 जी जो है 100 एलिमेंटों का बनाएगा, मतलब जी का आर्डर और उनका आर्डर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जी में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे ना। आया? तो मैं कह रहा हूँ देयर इज एन इंटीजर एन, कि इंटीजर एन इस प्रकार से होगा कि जेड एन जी का आर्डर और जी का आर्डर इक्वल हो जाएगा, मतलब जेड एन जी और जी इक्वल हो जाएगा। बताओ जी क्या बन गया? यस, तो हमने जी को क्या बता दिया? नीलपोटेंट बता दिया। क्या प्रूव करना था बताइए? हमें जी को नीलपोटेंट ही बताना था। आप लोग समझ में आया अभी तक? ये नहीं आया? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? आ गया ना? चलिए, ये लाइन तो आपको समझ में आ गया होगा कि Z1 जी का आर्डर और Z2 जी का आर्डर, देखो Z1 जी का आर्डर जो है वह कम है और Z2 जी का आर्डर ज़्यादा है ना। ये देखिए Z1 जी का आर्डर p की पावर k1 है और Z2 जी का आर्डर p की पावर r1 प्लस k1 है। तो इसका आर्डर कम है, इसका आर्डर ज़्यादा है, इसमें कम एलिमेंट्स होंगे, इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, जिसका आर्डर ज़्यादा होगा ज़्यादा एलिमेंट होंगे। तो Z1 जी Z2 जी का सबसेट होगा, मतलब ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो Z2 जी से बड़ा Z3 जी आ जाएगा, Z3 जी से बड़ा Z4 जी आ जाएगा, Z4 जी से बड़ा Z5 जी आएगा, Z5 जी से Z6 जी, ऐसे बढ़ते रहेगा, है ना। ZN जी आएगा, ZN प्लस 1 जी सब आएगा। लेकिन ये मुझे बताओ जी क्या था? जी क्या था? फाइनाइट ग्रुप है, तो ये हमारे जो सीरीज जो बना रहे हैं ये भी एक फाइनाइट सीरीज ही होगा, है ना। बढ़ते बढ़ते फाइनाइट तक ही जाकर ब्रेक हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आगे इसका जो आर्डर है वो जी के आर्डर के इक्वल हो जाएगा, है ना। जो सीरीज है ना, इसमें जितने एलिमेंट है उससे ज़्यादा एलिमेंट इसमें है, उससे ज़्यादा एलिमेंट इसमें है, उससे ज़्यादा एलिमेंट इसमें है, इससे ज़्यादा एलिमेंट इसमें है, इससे ज़्यादा एलिमेंट इसमें है। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते ऐसा होगा कि उसके उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो जी में जितने एलिमेंट है उसके इक्वल हो जाएगा, मतलब इसका जो आर्डर है और जी का आर्डर इक्वल हो जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते। तो जब जेड एन जी और जी का आर्डर इक्वल हो गया, मतलब जेड एन जी और जी इक्वल हो गया, तो जी क्या बन जाएगा? नीलपोटेंट बन जाएगा।